हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 2। भाई पहले लेक्चर में जो बातें हुई थी उसमें हमने ऑब्लिक प्रोजेक्शन के कुछ केसेस देखे थे, जिसमें कि हमने बोला था कि अगर हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकल को कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो फिर वो क्या होगा, उसके मोशन के बारे में स्टडी किया था। तो कुछ पुरानी बातें आपको याद होगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो 2 डायमेंशनल मोशन होता है उसको हम ब्रेक कर सकते थे। उसको हमने ब्रेक किया था 1 डायमेंशनल मोशंस में, राइट। एक मोशन हुआ था हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्स एक्सिस पे था, एक मोशन हुआ था वर्टिकल वाला जो वाई एक्सिस पे था। अब क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस वाले को अलग से सॉल्व किया, वाई एक्सिस वाले को अलग से सॉल्व किया। अगर जरूरत पड़ी तो उनको मिला दिया, जरूरत नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बात करी टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता था जिसमें पार्टिकल हवा में रहता था, है ना। देन फिर हमने बात करी थी मैक्सिमम हाइट, यानी कि अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच सकता था। ये सारी बातें हमने चर्चा करी थी, उसके रिलेटेड कुछ सवाल भी हमने सॉल्व करे थे। तो आज जो बात होगी वो रेंज की होगी बेटा, है ना। क्या है रेंज, कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। एंड ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरी ये सारी बातें फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे कि जो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे रहा हूं, मेक श्योर कि आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, अपने हाथों से वो सारी चीजें लिखना जरूरी है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपको लेक्चर के बाद डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती हैं उनको सॉल्व करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसमें कोई डाउट आ जाए तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, उस वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प जरूर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस यहां पे हो रहे हैं उनको आपको खुद से सॉल्व करना जरूरी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको खुद से सॉल्व करना जरूरी है। ये सारे पैटर्न को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आपके ऊपर कभी भी कोई बर्डन नहीं आएगा, कोई बैकलॉग नहीं होगा और आप अपने जेईई एग्जाम को बहुत प्रॉपर्ली क्रैक कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें हैं, ये सारी चीजें जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं उसको फॉलो करो, आपका सिलेक्शन 100% है इसमें। ओके, चलिए भाई। तो उम्मीद करता हूं पेन और पेपर तो लेके आ गए होगे। नहीं लेके आए, अरे जल्दी से जाओ लेकर आओ पेन और पेपर। चलो पॉपकॉर्न लेके तो नहीं आगे ना कहीं। चलिए भाई, सर नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, रेंज। बेटा रेंज क्या होता है? जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो सपोज मैंने उस पार्टिकल को ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और वो पार्टिकल जाके गिरता है बी पॉइंट पे। एक पार्टिकल को ए पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया और वो गिरता है जाके बी पॉइंट पे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये पार्टिकल हवा में था, तो ए से लेके बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। पता है? हां सर। यहां पे ये होता था मैक्सिमम हाइट, ये भी पता है जी, बिल्कुल ये भी पता है हम लोगों को, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्टिकल ए से लेके बी तक पहुंचता है, जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मैक्सिमम हाइट होता है। और जब पार्टिकल, देखो हमने क्या बोला था, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वाई में, है ना, यही होता था। तो सर वाई का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एच मैक्स हो जाता है। सिमिलरली एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं। तो बेसिकली रेंज क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन, या फिर कंप्लीट पाथ कह सकता हूं। ए से लेके बी तक जब वो पार्टिकल चला, हवा में होकर गया वो अलग बात है, तो ए से लेके बी तक जाने में उसका एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो रेंज है बेटा। सो रेंज इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along x-axis. It is the displacement of the particle along x-axis while going from A to B. A से B जाते समय x में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो रेंज होता है। तो बेटा A से B जाते समय टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जितना। तो x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इट इज गिवन बाय बेटा u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, याद आ रही पुरानी बातें कुछ, प्लस का जीरो, क्योंकि x में एक्सेलरेशन जीरो था,
सिंस एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी 0, तो x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी। सर a से b के लिए डिफाइन करते हैं चीजों को, a से b के लिए डिफाइन करते हैं। a से लेके b तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। a से लेके b तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो a से लेके b तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा x में वो कहलाता है बेटा रेंज r। तो जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट तो जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेंज। तो ये सारी बातें इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो r विल बी योर u cos थीटा इंटू कैपिटल T। क्या यहां पे आके रुक जाएं? तुम्हारी मर्जी, पर मैं तो नहीं रुकूंगा। मुझे पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। सिंस टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g। पुट करो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां पे लाके। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g होता है ना, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को उठा के यहां रख दीजिए, तो रेंज बनेगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। u cos थीटा को ux लिखते हैं, एक फॉर्मेट तो ये बनता है इसका, u cos थीटा को ux लिखते हैं, u साइन थीटा को uy लिखते हैं और अपॉन में g। तो एक फॉर्मेट रेंज का जो आपको देखने को मिलेगा इट विल बी 2ux uy डिवाइडेड बाय g। रेंज का एक फॉर्मेट जो आपको दिखने वाला है इट विल बी योर 2ux uy अपॉन g। तो घबरा मत जाना अगर रेंज का ऐसा फॉर्मूला दिखे तो। अब ux की जगह u cos थीटा लिखें, uy की जगह u sin थीटा लिखें, तो यहीं से एक फॉर्मूला और आता है 2u cos थीटा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। सो रेंज विल बी 2u into u square sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगता है अगर आपको याद हो, वैसे तो चाहो तो यहां पे भी लाके इसको फुल स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक और फॉर्मेट इसका सेट कर लेना चाहिए अपने को, एक फॉर्मेट और सेट कर लेना चाहिए इसका। अब r कैन ऑल्सो बी रिटन एज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से ये सारा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था। u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये वो फॉर्मूला है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो तीन फॉर्मूले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेंज के लिए वो है ये तीनों फॉर्मूलास। चलो ठीक है, तो रेंज के ये तीन फॉर्मूले किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, घबराना मत बिल्कुल भी, ये मत सोचने लग जाना ये क्या हो गया है ना। ये साइन स्क्वायर नहीं बेटा, साइन 2 थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा, अंतर समझो इसको। तो याद रहेगा रेंज का फॉर्मूला से लिख लो यार, रेंज है बस यही है। रेंज में ए से बी जाने में टाइम लगता था टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक्स में वो रेंज होता था, बस रेंज की डिस्प्लेसमेंट निकालनी, इसमें वो कंडीशन डाली तो हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। हो गया नोट? इन सब चीजों को भी नोट कीजिए। हो गया ये भी नोट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भी एक सवाल करते हैं इस पे। अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सच दैट इट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड 19.6 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहां पे बोला गया है कि अगर एक पार्टिकल को फेंका जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन में सो दैट उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा, उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी जो होंगे बेटा वो 9.8 और 19.6 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी रेंज बताइए क्या होगी। रेंज बतानी हमें। तो मैंने क्या बोला था आपसे, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं रेंज के, जो आपको जमे वही लगाओ। जैसे मुझे यहां पे ये वाला फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगा लगाने के लिए,
2ux uy अपॉन जी। तो मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मेट ज्यादा बेटर रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux दे दिया, वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि uy दे दिया। सो रेंज विल बी 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। बेटा ऐसे केस में आप g का वैल्यू 9.8 लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे केसेस में g का वैल्यू 9.8 लेना हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि 9.8 से 9.8 कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। 19.6 इंटू 2, सो इट विल बी 2 इंटू 19.6 and after solving this part 19 to the 38 it will be 39.2 I think so। तो ये मुझे मिलेगा डी ऑप्शन में एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बोला मैंने कि आपको जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा है उसके हिसाब से आप फॉर्मूले का यूज कीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। सर आपको तो पता चल जाता है, हम कैसे सोचें? सोच लोगे तुम भी, आ जाएगी दिमाग में सारी बातें। तो चिंता मत करना, परेशान मत होना, प्रैक्टिस करोगे चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो। किया नोट? समझते हो बात को? आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे आते हैं। ठीक है सर, रेंज समझ गया मैं, मतलब जब टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो हमें जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेंज मिलता है। अगर मैं चाहूं कि पार्टिकल बहुत दूर जाके गिरे तो उसके लिए क्या करूं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम हो जाए। अभी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं होता, यानी कि जब पार्टिकल का टाइम जो था वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो रेंज के बराबर हुआ। यानी पार्टिकल को फेंका, वहां जाके गिरा, यहां से फेंका, वहां जाके गिरा, तो ये रेंज होगी। मैं चाहता हूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए, पार्टिकल को ऐसा फेंकू कि बहुत दूर जाके गिरे। उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें बेटा? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो सर एक बड़ा जनरल वाला फॉर्मूला जो आपने बताया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अब होता यूं है कि देखो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते इसका। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड फिक्स है, मान लो फिक्स हो गई, तो हम इसके साथ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि r हमारा मैक्सिमम हो जाए। r मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो साइन 2 थीटा है ये मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि u को तो हम छेड़ेंगे नहीं, इनिशियल वेलोसिटी हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, g के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जो भी वेरिएशन हम कर सकते हैं वो एंगल को लेके कर सकते बेटा। अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैंने बोला था ना, याद करो, हाँ अब थोड़ा अच्छा लगता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला। अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करें कुछ ऐसा जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है बेटा 1। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो यहां से पहली बात तो पता चल जाएगी कि मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जो बन सकता है इट विल बी योर u स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला बन सकता है इट विल बी योर u स्क्वायर बाय जी। पर कब बनेगा ये मैक्सिमम रेंज? यहां से मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। साइन 2 थीटा 1 कब होता है? जब ये साइन 90 बने। अच्छा, सो यहां से हम चाहते हैं रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है 1, और ये कब होगा? जब हमारे पास 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो थीटा कितना बनेगा? 45 डिग्री। मतलब कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रखा जाए तो रेंज होती है मैक्सिमम। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो रेंज उस केस में मैक्सिमम होगी, विच इज गिवन बाय u स्क्वायर बाय जी। समझ गए बात को? रेंज मैक्सिमम करनी है तो पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंको। 30 डिग्री पे पार्टिकल को फेंकोगे, यहां पे आके गिर जाएगा। 45 डिग्री पे पार्टिकल को फेंकोगे, वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा। 60 डिग्री पे पार्टिकल को फेंकोगे, हो सकता है यहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगी, बाकी 30 डिग्री 60 डिग्री पे कहानी चेंज हो जाती है मेरे बच्चे यहां पे। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कहानी यहां पे बदल जाती है फिर। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब मिलेगा? जब थीटा 45, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री है तो रेंज मैक्सिमम होगा, विच इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी। नोट करो इसको जल्दी से।
किया नोट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल रेंज का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से सवाल आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको यहां पे भी बनाया था, तो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ऑलमोस्ट रेंज मैंने सेम रखी है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज देखो मैंने सेम रखी है। क्यों रखी है रेंज सेम हमने, आओ इसकी चर्चा करते हैं। बेटा क्या हुआ, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एनी टू एंगल्स θ1 एंड θ2 सच दैट θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। बेटा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक है 30 डिग्री का और एक है 60 डिग्री का। ठीक है, अभी 45 डिग्री को भूल जाओ, 45 को भूल जाओ। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री का जिसको मैं θ1 ले लेता हूं, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है θ2 जो कि 60 डिग्री का। कहा जाता है कि दो ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो इन दोनों के लिए रेंज सेम होती है। तो आप देखो 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए रेंज सेम है। इसका प्रमाण देंगे, बिल्कुल देंगे, इसका भी प्रमाण देंगे आपको। देखो ध्यान से, θ1 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री। मैं R1 निकाल रहा हूं बेटा पहले वाले केस में, u स्क्वायर साइन 2θ1 डिवाइड बाई जी। मेरे बच्चे दोनों केस में स्पीड को सेम रखना, ठीक है, दोनों केस में स्पीड सेम होगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ छेड़खानी करोगे, स्पीड के साथ नहीं करोगे। तो दोनों केस में स्पीड सेम होगी, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। सो R1 u स्क्वायर साइन 2θ1, सो R1 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 60, ओ सॉरी 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी। सो u स्क्वायर साइन 60 डिवाइड बाय जी। कितना बनता है साइन 60? साइन 60 √3/2 होता है। चलो भाई यहां लिखे, सो R1 इक्वल्स टू √3 u स्क्वायर बाय 2g। पहले वाले केस में जो बना रेंज वो है √3 u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है बेटा। ठीक है, अब मैं सेकेंड वाले केस के लिए रेंज फाइंड करने जा रहा हूं जहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 60 डिग्री। तो R2 फाइंड किया मैंने, u स्क्वायर साइन 2θ2 डिवाइडेड बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। सॉल्व किया, u स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। सॉल्व किया, अंडर रूट ऑफ 3u स्क्वायर बाय 2g। क्या बात है सर, अरे यार एक बात बताओ, साइन 120 देखोगे तो वो भी तो उतना ही मिलेगा जितना साइन 60 मिलता है, और ऊपर से सेकंड क्वाड्रेंट और है, साइन तो पॉजिटिव ही होता है उसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है। अब 120 डिग्री को 180 माइनस 60 लिखोगे तो बात वही तो आ जाएगी फिर से। सो क्या देखा, 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग है, लेकिन इनका सम कितना बनता है, 60 डिग्री प्लस का 30 डिग्री, हो 90 डिग्री बन रहा है। तो यही तो बात बोली गई है बेटा, अगर दो ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको मिल जाएं जिनका सम 90 डिग्री बने तो उनके लिए रेंज सेम होती है। याद रखने वाली बातें हैं ये। तो अगर मुझे दो ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएं जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके लिए रेंज सेम हो जाती है। क्लियर रहेगी बातें? सभी को क्लियर रहेंगी बातें? कोई समस्या तो नहीं है इनमें? लिख लो इसको, लिख लो भाई, लिख लो। हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ऐसे ही वो कभी कभार टाइम ऑफ फ्लाइट में और इन सब में भी रिलेशन मांगता है, तो वो इस सवाल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए भाई, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, बहुत अच्छी बात है। एक ने एंगल थीटा बनाया वर्टिकल से, इफ देयर कॉमन रेंज इज आर, भैया इनका रेंज सेम है, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया, तो दूसरा कहां से बनाएगा एंगल, वर्टिकल से दूसरे का एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सो दो पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल ये वाला हमारे पास जिसने क्या किया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो ये जैसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बेटा 2u cos थीटा डिवाइड बाय जी। है ये कैसे किया सर आपने, ये कैसे किया आपने मेरे बच्चे? मैंने क्या बोला था आपसे लास्ट लेक्चर में कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल से दे दे तो जहां जहां साइन है वहां वहां कॉस कर देना। अच्छा ठीक है सर। तो एक पार्टिकल जिसको आपने वर्टिकल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया उसकी कहानी तो हमने डिफाइन कर दी, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट डिफाइन कर दिया। दूसरे पार्टिकल को भी ऐसे फेंका, दूसरे पार्टिकल को भी ऐसे फेंका कि उनका रेंज सेम आ रहा है। तो दूसरे पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकूं, दूसरे पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंकूं सर? अगर दूसरे पार्टिकल को मैं कितने एंगल पे फेंकूं, सोचो। हाँ 90 माइनस थीटा पे फेंक दूं वर्टिकल से। तो दूसरे पार्टिकल को मैं ऐसे फेंकूंगा सर कि वो वर्टिकल से 90 माइनस थीटा एंगल बनाए। क्यों 90 माइनस थीटा बनवाने पे लगे पड़े हो आप सर? अभी बता देता हूं। दूसरे पार्टिकल को ऐसे फेंका कि उसने वर्टिकल से एंगल बनाया 90 माइनस का थीटा। क्या दिक्कत आ रही है सर 90 माइनस थीटा में? देखो भाई, इन दोनों का सम करो, क्या 90 बनता है? थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों का सम किया 90 बन रहा है, तो इन दोनों की रेंज सेम होगी। इसकी रेंज अगर आर आ रही है तो इसकी रेंज भी आर ही आनी चाहिए। इसके केस में टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा जाएगा T2 इक्वल्स टू 2u cos एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस का थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझ गए बात को? पहले केस में बोला वर्टिकल से थीटा एंगल, दूसरे पार्टिकल को ऐसे फेंका कि दोनों का रेंज सेम आया। जैसे ही उसने बोला दोनों का रेंज सेम है, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने बोला भैया ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जैसे दोनों एंगल को ऐड करोगे आंसर बनेगा 90, और अगर दोनों एंगल को ऐड करके 90 बनता है दैट मींस उनकी रेंज सेम होती है। तो मैंने बोला अगर एंगल वर्टिकल से लिया जाता था तो cos थीटा बोलते थे, तो ये भी एंगल वर्टिकल से तो cos 90 माइनस थीटा। T2 को सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट बी 2u cos 90 माइनस थीटा इज योर sin थीटा डिवाइडेड बाय g। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। T1 को थोड़ा नीचे लिख देते, जगह बन जाए थोड़े से, है ना। समझ रहे हैं भावनाओं को? सो T1 आ गया, T2 भी आ गया। वो बोल रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहां पे रेंज है बेटा, तो T1 इंटू T2 करना पड़ेगा। चलिए भाई करते हैं T1 इंटू T2। सो T1 मल्टीप्लाई बाय T2 इज इक्वल टू 2u cos थीटा डिवाइड बाय g इंटू 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। तो यहां से 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। कौन रह गया बाहर? बाहर कौन रह गया सर? 2u और एक u, इसका आ गया तो 2 बाई जी बाहर रह गया सर। कोई बात नहीं, खुद ही सोचो ना। 2u इंटू 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, एक g आ गया, 2 अपॉन जी बाहर रह गया। कोई बात नहीं, ये तो रेंज का फॉर्मूला है। सो 2r अपॉन जी इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख लेना, काम आएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, काम आएगा, याद रख लेना। सितारा चमकाओ, बोलो इट इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर रेंज सेम हो जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो r के प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेंज सेम हो जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो r के प्रोपोर्शनल होता है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू r, ए ऑप्शन। समझ गए बात को? ऐसे ही अगर मैं आपसे मैक्सिमम हाइट के लिए पूछूं तो क्या बता पाएंगे कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करोगे क्या? चलिए भाई, सेम काम अब आपको मैक्सिमम हाइट के लिए करना है। तो मैं सवाल दे रहा हूं आपको,
सवाल दे रहा हूं, इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, इसके कॉपी कर लेते थोड़ी सी ना, with same initial velocity, with same initial velocity, one makes an angle theta from the horizontal, one makes an angle theta from horizontal, and they have same horizontal range, same horizontal range, then the product of maximum height is proportional to, then the product of maximum height is proportional to, ऑप्शन दे दूं क्या? पहला ऑप्शन r का पावर 0, दूसरा ऑप्शन r का पावर 2, तीसरा ऑप्शन r का पावर 3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसका r का पावर 4 कर लो इसको। चलिए भी करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, सेम वही पुराना वाला पैटर्न है, बस मैक्सिमम हाइट के लिए बात की। अब देखो भाई क्या आता है इसका आंसर, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है ना, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। ठीक है सर, लिख दूं क्या? अरे यार मैक्सिमम हाइट, लो भाई गुस्सा मत हो तुम लोग यार, कैसे बातें करते हो। ठीक है करें सॉल्व, ठीक है आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बेटा एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे कि हॉरिजॉन्टल से उसने थीटा एंगल बनाया, इसकी रेंज आर आ रही है। एक और पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे अब हम लोग यहां पे, एक और पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग यहां पे, इसका भी रेंज सेम आ रहा है। तो इसको कितने एंगल पे करूं? अगर ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है तो ये 90 माइनस थीटा पे करेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल ऐड करो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, आंसर 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड करने से 90 डिग्री बन रहा है, दैट्स व्हाई इनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, इसलिए इनका रेंज सेम है। इस केस में मैक्सिमम हाइट बेटा h1 इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। इस केस में मैक्सिमम हाइट h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा डिवाइड बाय 2g। समझदार प्राणी हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो h2 को लिखोगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो क्या बोला है, मैक्सिमम हाइट का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है। चलो भाई मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट करते हैं। सो h1 इंटू h2 किया, h1 इंटू h2 किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अच्छा तो एक काम करें, u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, बेटा ये तो u का पावर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g का स्क्वायर।
इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो मजा ही आ जाएगा। सो इट विल बी 4u स्क्वायर और 4u का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा ये बन जाएगा 4g स्क्वायर इंटू 1/4। सही है, सही है ना। 2g का स्क्वायर 4g स्क्वायर होता है बेटा। 4 को बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए, 4 को बाहर निकाल दिया थोड़ी देर के लिए तो h1 इंटू h2 इज इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा मैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर। लिखूं कैसे, चलेगा क्या? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 को बाहर निकाल दीजिए तो ये तो 1/4 इंटू 4 चल रहा था, ये 4 को बाहर निकाल दिया तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4 था और इस 4 को भी बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो h1 और h2 का जो रेशियो होता है इट इज योर r स्क्वायर डिवाइड बाय 16। सो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम इस पे बी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे तो ये आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये बातें? तो इनडायरेक्टली ये एक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया था केस अपना। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो सारी हमने देख ली थी, वो आर के प्रोपोर्शनल आता था। फिर हमने एक सवाल लिया जिसमें मैक्सिमम हाइट के लिए हमें सब सॉल्व करना था, तो हमने मैक्सिमम हाइट के लिए भी सॉल्व किया। लिख लीजिए इसको, मैक्सिमम हाइट वाले को लिखा, ये भी लिख लीजिए। आता है बेटा सवाल, आएगा, चिंता मत करो। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। R बाय एच रेशियो, बेटा क्या है R बाय एच रेशियो? सिंपल सी बात है, R यानी रेंज, H बोले तो मैक्सिमम हाइट, इनका रेशियो क्या होता है? क्यों करा रहे हो? क्योंकि कभी कभार कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें मैक्सिमम हाइट दे रखी होती है और रेंज के बारे में पूछता है। अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो R बाय एच रेशियो बहुत काम आता है। फिर चलिए भाई, since we know that R is equals to 2u square sin theta cos theta divide by g and h is equals to u square sin square theta divided by 2g. So on doing R by h, on doing R divided by h, we simply mean it should be 2u square sin theta cos theta divided by g multiplied by u square sin square theta divided by 2g. और मेरे बच्चे क्या क्या कैंसिल होगा? g से g मर जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर मर जाएगा, sin थीटा से एक sin थीटा मर जाएगा, एंड इट कम्स आउट बी 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन 2। अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, एंड फ्रॉम हियर R बाय h कैन बी रिटन एज 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। वैसे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है, बट मैं इसको कुछ और फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, 4 cot थीटा। ये भी चलेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इसको tan थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। सो दिस रेशियो विल हेल्प यू। अगर आपको सवाल में मैक्सिमम हाइट दे दी है, रेंज पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया है, तो आप कर सकते हो इससे। या आपको हो सकता है बेटा R और H दे दे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ ले, कर सकता है ना ऐसा कुछ भी। सिंस कॉट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें तो याद है ना बेटा, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखते हैं। तो ये R बाय एच रेशियो आपके काम आएगा ऐसे टाइम पे जब आपको R H दे रखा हो, थीटा पूछ ले, R दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, H पूछ ले, तो ऐसे टाइम पे ये आपके काम आएगा बेटा फिर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस R बाय एच रेशियो। नोट कीजिए जल्दी से, याद करने वाली बात है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा यही रहेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट यही रहता है। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे सवाल करोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये लिखा सभी ने?
बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, बेटा यहां पे हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज, ओके, अधूरा सवाल, क्या करें? चलो भाई क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं मैं। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। इजी कर देता हूं उसको, ठीक है। आर इक्वल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? समझदार प्राणी कहते हैं सर वो होगा 45 डिग्री। हाँ so from here we know better that r by h equals to 4 by tan theta, right? so हम जानते हैं that r by h is equals to 4 upon tan theta। so अगर r और h बराबर है, r और h बराबर है तो r by h ये तो 1 हो जाएगा, equals to 4 upon tan theta हो जाएगा। तो यहां से tan theta 4 के बराबर आएगा, फिर यहां से tan theta 4 के बराबर आएगा। so tan theta equals to 4 and from here theta is equals to tan inverse 4। थीटा कितना हो जाएगा? tan inverse 4 हो जाएगा। तो tan inverse 4 वाला ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, यही फाइनल आंसर है। क्लियर रहेगी बातें सभी को? पक्का? चलिए भाई बहुत ही शानदार, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्या है सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? बेटा ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, पाथ, ठीक है। तो जिस रास्ते पे कोई भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जाता है उस रास्ते की इक्वेशन बतानी है हम लोगों को। कैसे बताएंगे सर इक्वेशन? कैसे बताएं इक्वेशन? पोजीशन का यूज करें क्या? आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती थी, या फिर एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता था, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होता था, उसके बारे में आप जानते थे, जानते हो ना? वही तो करेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द पाथ। किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके जाता है, तो उस पाथ की इक्वेशन क्या होगी वो निकालने जा रहे हैं हम लोग। इस रास्ते की इक्वेशन क्या होगी वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे करें? देखो भाई हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, ठीक है। किसी टाइम टी पे एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम जानते हैं, इट इज योर यू कॉस थीटा इनटू टी। ऑल्सो वी नो दैट किसी भी टाइम पे y में जो डिस्प्लेसमेंट होता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यहां से t का वैल्यू x डिवाइडेड बाय u cos थीटा उठाना है और इस t की वैल्यू को उठा के आपको पुट करना है y की इक्वेशन में। सो y की जो इक्वेशन हमारे पास आएगी u साइन थीटा, t की जगह पे x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस का हाफ g, t की जगह पे x डिवाइडेड बाय u cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, u से तो u मर जाएगा, तो y इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा क्या देखने को मिल रहा है? मुझे जो देखने को मिल रहा है, इट शोज दैट y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अरे यहां पे देखो y का पावर 1, यहां पे x का पावर 2, ये तो पैराबोला की इक्वेशन होती थी। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये पैराबोला की इक्वेशन नहीं थी बेटा? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, जो कि हमें एक पैराबोला की इक्वेशन मिल रही है।
तो हमें यहां से पता चलता है कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा वो असल में एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। ये बात तो हमने पहले देख ली थी, देखने से पता चलता था, लेकिन इसको हमने प्रूफ भी किया है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन में देखो बेटा y का पावर 1 है, y का पावर 1 है और इधर x का पावर कितना है 2। तो ऑब्वियस ये बात है, ये तो पैराबोला में होता है ना, y इक्वल्स टू y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। बेटा ये पैराबोला के लिए ही होता है सिर्फ। तो हम समझ गए ये देख के कि ये इक्वेशन जो है पैराबोला की इक्वेशन है और यही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, रास्ता। तो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा, पार्टिकल जिस रास्ते को फॉलो करेगा उस रास्ते की इक्वेशन है। और ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन आ रही है, तो बोलेंगे जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जा रहा है। अभी तक आपको सिर्फ दिखता था, आज आपने इसको प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई। पहली का मतलब क्या सर और भी है? नहीं, ऐसा नहीं। पहली मतलब इसका एक और फॉर्मेट होता है जो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे काम आता है। पहले इसको नोट करो, फिर इसका दूसरा फॉर्मेट भी बताता हूं आपको, ज्यादा वही यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। लिखा आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को? चलिए भाई ये सारी बातें मिटा देता हूं, ये तो पता ही था तुम लोगों को। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मेट बताता हूं। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का तात्पर्य इसको डिवाइड किया तो यहां पे 1 माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा कॉमन लेने का मतलब है कि ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वेशन को कॉमन लेने का मतलब है इक्वेशन को ऊपर और नीचे एक्स टेन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। पूरी इक्वेशन को एक्स टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो तो बाहर आ गया, नीचे वाले को अंदर भेज दिया। जैसे नीचे एक्स टेन थीटा अंदर आया, ये डिवाइड होके 1 हो गया और इसके अपॉन में डॉट एक्स टेन थीटा। समझ गए बात को? पूरी इक्वेशन को एक्स टेन थीटा से और एक्स टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई वाले को तो ऐसे छोड़ दो, डिवाइड वाले को अंदर घुसा दो। जैसे डिवाइड वाला अंदर घुसा, यहां पे 1 बन गया और यहां पे इक्वेशन ऐसी बन गई। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट। बेटा x से एक x मर जाएगा तो यहां पे हम क्या करते हैं, x ही लिख देते हैं। बेटा tan थीटा को मैं लिखता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो एक कॉस थीटा से कॉस थीटा भी मर जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस का g को नीचे ले जाए x डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। g ऊपर लिखा होता उसको अपॉन में ले गए, डिवाइड बाय g। क्या बात है सर, गजब। ये g न्यूमरेटर में लिखा था, उसको डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले गए। बोलते हैं ना बेटा अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर से नीचे भी तो भेज सकते हो उसको। तो हमने क्या किया, ऊपर से इसको नीचे भेज दिया, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये तो रेंज का फॉर्मूला है। तो नया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गया आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आर बोले तो रेंज। ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसको नोट कर लेना बेटा। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की 2 इक्वेशंस हो जाएगी। एक इक्वेशन ये हमने जो पहले सॉल्व करी ये वाली, और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये भी है बेटा, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। सवाल के हिसाब से आपको उस इक्वेशन का यूज करना है, आपकी इच्छा श्रद्धा है। आप कोई सी भी इक्वेशन लगाओ, बस वो वाली इक्वेशन यूज करो जो आसान हो आपके लिए। नोट कर लीजिए इसको भी, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। किया नोट?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, सवाल कर लेते हैं इस पे बेस्ड। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। दो चीजें फाइंड करनी, एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना और एक रेंज फाइंड करना है। इक्वेशन को थोड़ा सा समय लिख देता हूं ताकि आपको थॉट क्लियर हो जाए। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। चलिए भाई, क्या आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं? क्या आप रेंज को फाइंड कर सकते हैं? चलो भाई, पूरी इक्वेशन को √3x से मल्टीप्लाई कर दो और पूरी इक्वेशन को √3x से डिवाइड कर दो, यानी कि कॉमन लेने वाली बातें जो आप करते थे। कॉमन लेना तो आता है ना तुम लोगों को, ये बच्चों की तरह नहीं सिखाएंगे बार बार। इट विल बी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3x, और बाहर कहानी में चल रहा है अंडर रूट ऑफ 3x। एक x से x मर जाएगा तो y की इक्वेशन बनती है अंडर रूट ऑफ 3x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3। क्या इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से? बिल्कुल कंपेयर कीजिए। क्या कहती थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। बस कंपेयर करो, कंपेयर करके देखो क्या क्या चीजें मैच हो रही है। यहां पे इन दोनों को कंपेयर करना है बस हमें। कंपेयर करा tan थीटा अंडर रूट ऑफ 3 r इक्वल्स टू 2√3। कंपेयर किया, सो tan थीटा अंडर रूट ऑफ 3 मिल रहा है। इससे पता चलेगा थीटा जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा अंडर रूट ऑफ 3 मिला, जिससे पता चला थीटा 60 डिग्री है। फिर से कंपेयर किया तो r का वैल्यू जो मिला वो 2 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर मिला। यूनिट नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि हमें पता नहीं किस में है, ये है ना, सीजीएस में है, एसआई में, इसलिए। सो रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों मिल गए। बस आपको क्या करना है, √3x को कॉमन निकालना था, कॉमन निकाल के ये वाली चीज आनी थी, कंपेयर करना था, एंड यू विल गेट द बोथ थिंग्स। समझ रहे हो बात को? सभी लोग नोट कर लो। किया नोट सभी ने? बहुत ही शानदार। अगला सवाल देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको यहां पे बताना है कितना होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? डायग्राम बनाए इसका। एक बॉल है जिसको मैं फेंक रहा हूं विद सम स्पीड u, और इसको जब मैंने फेंका तो ये एक दीवार जो कि कितनी है, 3 मीटर की हाई है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 6 मीटर के डिस्टेंस पे। ये इस दीवार को क्या बोलता है, टू क्लियर अ वॉल। इस दीवार को जस्ट क्लियर करता है, और क्लियर करने के बाद वो उस दीवार से पीछे 18 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरता है। दीवार से पीछे वो 18 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिरता है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। स्पीड के बारे में उसने नहीं पूछा हमसे, स्पीड के बारे में भी पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है उसे। क्या करें सर? इसको देख के मेरे जहन में ख्याल आया और मुझे लगा कि रेंज हमें पता है। यहां पे मुझे लगा कि रेंज हमें पता है। क्या सही लगा ये? 6 + 18 कितना होगा? 8 6 14 होता है, 24 नहीं 34। सोच लो। गलत लिख दिया ना? अरे यार क्या कर रहा हूं मैं। 24 मीटर। ये क्या है? अरे यार ये दीवार पे मान लो यहां पे पार्टिकल क्रॉस करके गया, ये पार्टिकल इसको क्रॉस करके गया। सो ये क्या x, ये क्या y? सर x जो है वो 6 मीटर का है, y जो है वो 3 मीटर का है, रेंज जो I है वो 24 मीटर है। देखो ना बेटा, पार्टिकल इसको क्रॉस करके गया, जस्ट क्रॉस करके गया। तो जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा x 6 y 3, तो x 6 हो गया, y 3 हो गया, और रेंज हमें पता है 24 है।
अब तो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाएंगे हम लोग। सो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। y कितना, 3 मीटर का, पक्का ना देख लो, हाँ सर। सो y 3 मीटर का, x 6 मीटर का, tan थीटा 1 माइनस का x 6 मीटर का, रेंज 24, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, सो 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 माइनस 1/4। सही है। सो 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा इंटू 3/4, 2 से ये 2 टाइम्स मर जाएगा। सो 1 इक्वल्स टू 3/2 tan थीटा। समझ रहे हैं बात को। उसके अलावा यहां से tan थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे, सो tan थीटा को सॉल्व किया, इट विल बी 2/3। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। ये क्या हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है? आओ जरा चेक कर लेते। tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, देखो सर बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप अभी आपको बातें क्लियर हो रही है। ये क्या दिया था उसने? y में डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दिया था? x में डिस्प्लेसमेंट। वो क्या चाहता है? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई। वो बस बॉल को ऐसे एंगल पे फेंकता है, बॉल को ऐसे एंगल पे फेंकता है कि वो इस दीवार को पार कर जाए। तो मैंने बोला दीवार पार करानी है ना, तो जब वो दीवार को यहां पे क्रॉस करेगा तो y कितना हो जाएगा 3 और x कितना हो जाएगा 6, बस। तो y की जगह 3, x की जगह 6 और रेंज 6 मीटर। क्वेश्चन में और बोला है एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से 18 मीटर दूर जाके गिरा। तो रेंज भी मिल गई मुझे, रेंज भी मिल गई, x भी मिल गया, y भी मिल गया। ये सारी चीजें हमने लगाई और इधर आके कैलकुलेशन करके हमारा आंसर tan इनवर्स 2/3 आ गया। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट? समझ गए बातें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। A water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, the total area covered. तुमने देखा है गार्डन वगैरह में वो फव्वारा लगा होता है पौधों को पानी डालने के लिए। वो फव्वारा कुछ इस प्रकार से होता है कि वो यहां पे ऐसे फाउंटेन लगा होता है, तो वाटर को स्प्रे करता है इधर भी, वाटर को स्प्रे करता है इधर भी। याद है कुछ? कभी गए हो गार्डन में? हाँ सर गार्डन तो बहुत जाते हैं, है ना। ऐसे हर जगह वो वाटर को स्प्रे करता रहता है, ठीक है। ऐसे हर जगह वो वाटर को स्प्रे करता है। जब वो वाटर को स्प्रे करता है बेटा, तो कुछ एक सर्कल बनता है यहां पे। जब वो वाटर को स्प्रे करता है तो यहां पे कुछ सर्कल सा बनता है। तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है ये आपको बताना है बेटा। वो कितना एरिया कवर करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पानी स्प्रे चारों डायरेक्शन में हो रहा है, तो इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, बाहर की तरफ इधर भी। तो एक सर्कल उसने बनाया ऐसा। तो ये जो एक सर्कल उसने बनाया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। बता पाओगे? बता पाओगे? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं ये सब बताने की। सर मान लीजिए कि जो सर्कल बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये फाउंटेन बीच में लगा हुआ है, तो फाउंटेन से जो ये रेडियस होगा बेटा, सर्कल का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होना चाहिए आपके हिसाब से? सर्कल का रेडियस किसके बराबर होना चाहिए आपके हिसाब से? बोलो जरा। सर कोई भी स्प्रिंकलर अगर मैं लगाता हूं, पानी का फव्वारा अगर मैं लगाता हूं पौधों में पानी डालने के लिए, तो मैं ऐसा फव्वारा लूंगा जो दूर तक पानी को दे सके। अरे ऐसा सस्ता वाला फव्वारा थोड़ी लगाएंगे, आसपास ही पौधों को पानी डाल रहा है। फव्वारा लगाएंगे तो ऐसा वाला लगाएंगे जो दूर तक पानी दे सके। दूर तक पानी देने का मतलब है रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। सो हम चाहते हैं एक ऐसा फव्वारा लगाएं जो दूर तक पानी को दे सके। यानी कि मैं चाहता हूं यहां पे जो रेंज हो
वो मैक्सिमम हो, और जो मैक्सिमम रेंज होगा, जो मैक्सिमम रेंज होगा वही हमारा रेडियस भी होगा। जो मैक्सिमम रेंज होगा वही हमारा रेडियस भी होगा, जो मैक्सिमम रेंज होगा वही हमारा रेडियस भी होगा। तो यहां पे रेडियस जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो मैक्सिमम रेंज के बराबर होगा। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, v² होता है। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, v² होता है। पता है, भूल गए क्या? ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, अभी तो बताया था। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू v² का होल स्क्वायर। सो इट विल बी पाई v का पावर 4 डिवाइडेड बाय g²। सो एरिया विल बी पाई v का पावर 4 डिवाइडेड बाय g²। पाई v का पावर 4 डिवाइडेड बाय g²। क्या ये बातें आपको समझ आती है? सभी को समझ आती है? कोई समस्या तो नहीं है? मैक्सिमम रेंज v²/g कहां से आया? अरे यार, v² साइन 2θ/g। हम चाहते थे कि थीटा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, वो u²/g होता था। अरे थीटा को 45 पुट करो, साइन 2θ, 2 × 45 90, साइन 90 1 होता है। लिख लो भाई, लिख लो इसको भी। अच्छा सवाल था ये, है ना? अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल था थोड़ा सा। लिख लिया सभी ने? बढ़े आगे? बहुत शानदार। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस सेशन का समापन। उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, वो आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी टॉपिक में अगर डाउट रह जाए और वीडियो दोबारा देखना है या फिर डीपीपी सॉल्व करनी है, तो इसके लिए आप आइए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। उसमें आपको जाना है IIT JEE में। IIT JEE में जाओगे तो यहां पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप इधर वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, एक और पेज खुलता है जिसमें कि आपको यहां पे इधर मेरे सारे के सारे जो लेक्चर्स है अभी तक जितने कवर हो चुके हैं या कंप्लीट हो चुके हैं, वो सब यहां पे अवेलेबल है। तो किसी पार्ट में कोई डाउट रहे तो आप यहां आके इन लेक्चर्स को जरूर देखिए। डीपीपी आपको यहीं मिलेगी, यहीं से डाउनलोड कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और बेटा ऐसा नहीं कि वेबसाइट पे इसलिए बुला रहा हूं कि यहां पे आके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो आपको जितने बार लेक्चर देखना है आप उतने बार देख सकते हैं, तो ऐसा कोई रोक टोक वाली बातें नहीं है यहां पे, ठीक है? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और एक बार वेबसाइट पे जरूर आइए बेटा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबाना है। उसके बगल में जो घंटा है उसको जरूर दबा देना, प्रेस कर देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी अपने भाई बंधु सगा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए और उनको बोलिए कि अगर आपको भी जेई की प्रिपरेशन करनी है तो इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करना छोड़ दे और सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे आ जाए, क्योंकि यही हो रही है जेई की एक धमाकेदार प्रिपरेशन। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बस आज के सेशन के लिए इतनी ही बातें। अगले सेशन में एक नया टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी कराऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी